हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए हूँ। आप लोग इतना पढ़ लोगे, इतना स्टडी कर लोगे तो आपके 3 मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइडियम फ्रेजेस क्या होते हैं। इडियम्स इसे भी बोलते हैं, इडियम्स कह सकते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडियम एंड फ्रेजेस क्या है, इसके बारे में हम कैसे इसको लिखेंगे। आइडियम एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें भी कह सकते हैं। तो ये इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे कि आप हिंदी में तमाम पढ़े होंगे, जैसे 5 उंगलियां घी में होना, अर्थ उसका होता है कि फायदा ही फायदा होना, है कि नहीं। तो हिंदी में आप लोग तमाम इसी प्रकार के मुहावरे पढ़े होंगे, तो इसी प्रकार इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, आइडियम एंड फ्रेजेस। तो इसको हम इंग्लिश में स्टडी करेंगे। इंग्लिश में कैसे हम क्या लिखेंगे, उसी के अनुसार उसका सबसे पहले हम अर्थ लिखेंगे, उसकी मीनिंग के बारे में लिखेंगे, फिर उसका वाक्य सेंटेंस करेंगे। ठीक है, सेंटेंस यूज करेंगे, यानी कि वाक्य प्रयोग करना होता है। सेम उसी प्रकार करेंगे तो नंबर कहीं ना जाए आपके लिए आपका। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करी हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार करिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या है आइडियम एंड फ्रेजेस। 3 नंबर का आने वाला भाई, उसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है, होल एंड सोल। मैंने लिखा है, इसका अर्थ क्या लिखा है कि होल एंड सोल क्या लिखा है, सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल, हर प्रकार से, यानी कि सभी तरह से। ठीक है, तो होल एंड सोल, होल एंड सोल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। तो इसका जब हम वाक्य सेंटेंस करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, माई मदर इज ऑल इन माई फैमिली। इसका सेंटेंस यूज हो गया, हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इसको सबसे पहले ये जो मीनिंग लिखी है ऑल इन ऑल, ये आपके आइडियम एंड फ्रेजेस है, आइडियम्स है। ठीक है, इसी प्रकार के आइडियम्स आएंगे तो 4-5 दिए होंगे, उसमें 3 आपको करना होगा और 3 अंक के होंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के होंगे। तो 3 मार्क आपके कहीं ना जाए, इस वजह से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने अपीयर हुई हूँ। चलिए देखिए, ऑल इन ऑल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका हम अर्थ लिखेंगे होल एंड सोल, यानी कि सर्वे सर्वा। ठीक है, उसी प्रकार सेम मीनिंग लिखेंगे, जैसे कि अभी मैंने हिंदी में बताया, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसी प्रकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माई मदर इज ऑल इन माई फैमिली। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन नहीं कर सकते हो तो ब्लैक से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने नहीं किया लेकिन आप लोग जरूर कर देना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो माई मदर इज ऑल इन माई फैमिली। आपको इसी प्रकार सेंटेंस यूज करना कि माई फादर, मेरे पिताजी, इज ऑल सर्वे सर्वा है इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। ये आपका क्या हो गया, ऑल इन ऑल, यानी कि इडियम्स हो गया, आइडियम्स है। ठीक है, ये आपका मुहावरा क्या है, ऑल इन ऑल। तो यहाँ इसको हमने क्या लिखा, होल एंड सोल, यानी कि सर्वे सर्वा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए आपकी, नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड्स प्ले, यानी कि बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले कह सकते हैं इसे हम। इसका अर्थ क्या लिखेंगे, इजी वर्क, यानी कि आसान काम हो गया। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले क्या लिखेंगे, इजी वर्क, आसान काम। तो लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, जब हम सेंटेंस यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। तो लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण को सीखना, अर्थात अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर को सीखना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। वो क्या है, एक आसान कार्य नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, अर्थात इतना आसान वर्क नहीं है। तो लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश ग्रामर को सीखना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, क्या है, ये इतना आसान वर्क नहीं है। ये आपका क्या हो गया, आइडियम्स हो गया। ठीक है, इसको भी आप क्या करिए, इसके अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए या फिर कैसे लिख दीजिए, मैंने बताया कि इसको ब्लैक से कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग आपकी क्या है, नेक्स्ट 3rd नंबर देख लीजिए, फॉर क्राई फॉर द मून।
कहते हैं क्राई फॉर द मून। बच्चों को आपने चिल्लाते हुए बहुत सुना होगा ना, क्राई फॉर द मून, मुझे क्या चाहिए, मून ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। वो क्या होती है आपकी इम्पॉसिबल चीज होती है जो आपको जल्दी इतनी नहीं मिलेगी, है कि नहीं, मिलेगी ही नहीं भाई। तो ये क्या है, क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए चिल्लाना। इसका अर्थ हम क्या करेंगे, टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, टू आस्क पूछना या कहना, फॉर समथिंग कुछ, इम्पॉसिबल असंभव चीज, अर्थात असंभव चीज की मांग करना। जो क्या है, चिल्लाने से या रोने गाने से चंद्रमा नहीं मिल जाएगा, है कि नहीं, चाहे जितना वो कोई बच्चा क्राई करे चिल्लाए। तो क्राई फॉर द मून क्या लिखेंगे अर्थ, टू आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव चीज की मांग करना, डिमांड करना, आस्क, ठीक है, आस्क करना। तो इसका हम सेंटेंस प्रयोग करेंगे, देखिए यूज करेंगे इसका। आई विश, मेरी इच्छा है, टू गो, जाने की, टू इंग्लैंड जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी इंग्लैंड जाने की इच्छा है, इज अ क्राई फॉर द मून। क्या है ये, क्या है, एक असंभव चीज की डिमांड हो गई, यानी कि अभी अभी जस्ट 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 तुरंत, जस्ट नाउ मेरी जाने की इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं तुरंत कहाँ जाऊं, इंग्लैंड। बट ये क्या है, क्राई फॉर द मून, असंभव चीज की मांग हो गई। तो आई विश टू गो टू इंग्लैंड जस्ट नाउ इज अ क्राई फॉर द मून, असंभव चीज की मांग करना, ठीक है। तो यानी कि मेरी इच्छा है इंग्लैंड जाने की, बिल्कुल जस्ट नाउ, अभी अभी, इज अ क्राई फॉर द मून, ये क्या है, असंभव चीज की मांग करना। ये आपका क्या हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम्स यानी कि मुहावरा हो गया। नेक्स्ट मीनिंग आप देख लीजिए, बहुत अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपके एग्जाम के लिए। बैग एंड बैगेज, इसकी मीनिंग आपने बहुत सुना होगा। बैग एंड बैगेज यानी कि क्या लिखेंगे, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स क्या हो गया, विद साथ में, ऑल बिलोंगिंग्स सारी वस्तुओं के साथ, अर्थात बोरी बिस्तर सहित बोल सकते हैं कि बैग एंड बैगेज, पूरा बैग एंड बैगेज के साथ, विथ ऑल बिलोंगिंग सारी वस्तुओं के साथ, या कह सकते हैं कि बोरी बिस्तर सहित। तो कब गए थे यहाँ पर से देख लीजिए, जैसे इंग्लिश मैन की बात हो रही है, अंग्रेज लोग कब भारत को छोड़ करके यहाँ से बैग एंड बैगेज के साथ चले गए थे। इन 1947 द इंग्लिश लेफ्ट द इंडिया बैग एंड बैगेज। 1947 में, 1900 लिखा ना, 1947 में द इंग्लिश, अंग्रेज लोग लेफ्ट छोड़ करके चले गए थे या छोड़ दिए थे आप इंडिया, किसको, भारत को, बैग एंड बैगेज किसके साथ, यानी कि बोरी बिस्तर सहित। यहाँ से बोरी बिस्तर लेकर के 1947 में अंग्रेज लोग चले गए थे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, 1947 द इंग्लिश लेफ्ट आफ्टर इंडिया बैग एंड बैगेज। 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ दिए थे, बैग एंड बैगेज बोरी और बिस्तर सहित, यानी कि बोरी बिस्तर सहित लेकर के यहाँ से वो चले गए थे, ठीक है। बहुत अच्छी मीनिंग है। लास्ट में देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, कैच रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, लाल हाथ तो नहीं होते ना, यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैच ऑन स्पॉट, बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ना, स्पॉट करना, ठीक है। टू कैच ऑन द स्पॉट, है ना, आपने कहा कि कैच रेड हैंडेड, किसी को या चोर को भी चोर की बातें ही जान लीजिए कि उसने, अरे उसको ये करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टू कैच ऑन द स्पॉट, अर्थ लिखेंगे टू कैच ऑन द स्पॉट, यानी कि रंगे हाथों स्पॉट करना, पकड़ना। क्या लिखेंगे, इसका सेंटेंस यूज लिखिए, वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, द पुलिस कॉट द थीफ टू थीफ रेड हैंडेड एस्टरडे। द पुलिस कॉट यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया या पकड़ा, टू थीफ किसको, चोर को, रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ लिया, एस्टरडे कल, यानी कि द पुलिस कॉट टू थीफ रेड हैंडेड एस्टरडे, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों कल क्या कर लिया, कॉट कर लिया, अर्थात कैच किया, पकड़ लिया, रंगे हाथों उसको पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए आपकी क्या है, बहुत अच्छी मीनिंग है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। लैटिन पढ़ना भैया, दूसरा वर्ड नहीं निकालना, ठीक है। हाँ नहीं, लैटिन की जगह दूसरा वर्ड निकाल दो, आप लोग समझ रहे हो। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ये क्या है, एक भाषा, लैंग्वेज है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ये क्या है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ से बियॉन्ड, समझ से परे हुए या समझ से आउट कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग आउट लिख सकते हैं, यानी कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन ये एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से बियॉन्ड या समझ से बाहर कह सकते हो। दिस लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। दिस लैंग्वेज, यह भाषा, इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ये क्या है, ग्रीक एंड लैटिन, समझ से बाहर है, टू किसके लिए, मेरे लिए। ये भाषा जो है मेरे लिए ग्रीक, ऑल ग्रीक एंड लैटिन के समान है, अर्थात समझ से बाहर है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। दिस लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी,
यह भाषा मेरे लिए क्या है, समझ से बाहर है। नेक्स्ट मीनिंग देखिए आप, अब अगला क्या है आपकी मीनिंग, बूजम फ्रेंड। बूजम फ्रेंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। क्लोजली भी कह सकते हैं, क्लोजली मतलब घनिष्ठ मित्र, ठीक है। तो बूजम फ्रेंड का अर्थ क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेंड, इंग्लिश में ही क्या लिखेंगे, फर्स्ट फ्रेंड या क्लोजली, ठीक है, या घनिष्ठ मित्र, इसको क्या लिखेंगे, क्लोजली कह सकते हैं या फिर फास्ट फ्रेंड, दोनों का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, ठीक है। तो चलिए हम किसी के बारे में जिसको आप अच्छा दोस्त समझते हो, आपका घनिष्ठ मित्र है, उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने क्या लिखा कि आशीष इज माय बूजम फ्रेंड, आशीष है माय बूजम फ्रेंड, मेरा घनिष्ठ मित्र। ये बूजम फ्रेंड आपका क्या हो गया, ये इडियम हो गया, ठीक है, यानी कि मुहावरा हो गया। ये माय बूजम फ्रेंड, आशीष इज माय बूजम फ्रेंड, आशीष मेरा घनिष्ठ मित्र है। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, एन एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल वो सेब की मीनिंग नहीं है, ठीक है, जरा ध्यान करके पढ़िएगा, नहीं एप्पल पढ़ लेना। एन एप्पल ऑफ वन साइज, निकल तो रहा है एप्पल ही है कि नहीं, लेकिन एप्पल नहीं, एप्पल निकल रहा है। एन एप्पल ऑफ वन साइज, इसको हम कह सकते हैं बहुत प्यारा, इसका मतलब होता है वेरी डियर, बहुत प्यारा। एन एप्पल ऑफ वन साइज, वेरी डियर, बहुत प्यारा। तो माई ब्रदर इज एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज, सेंटेंस में क्या लिखेंगे जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे, तो क्या लिखोगे, माई ब्रदर मेरा भाई, इज एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज, क्या है, बहुत प्यारा है, माई मदर्स आइज, मेरी माँ के आंखों का, यानी कि वो क्या है, मेरी माँ की आंखों का एक तारा है, ठीक है, बहुत प्यारा है मेरे माँ के लिए। तो माई ब्रदर इज एन एप्पल ऑफ माई मदर्स आइज, मेरे आंखों का एक तारा, किसके, मेरा भाई जो है मेरी माँ के आंखों का एक तारा है, यानी कह सकते हैं कि बहुत प्यारा है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए आपकी, बहुत अच्छी मीनिंग है। अगली मीनिंग के बारे में आइए। नेक्स्ट मीनिंग क्या है देखिए इसके बारे में, बाय हुक और बाय क्रूक, बहुत सुना होगा इसको। एनी हाउ, किसी भी तरीके से, इसका अर्थ क्या हम लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एनी हाउ, किसी भी तरह से, ठीक है, कैसे भी वो क्या करना चाहते हैं। जैसे देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, बहुत अच्छी मीनिंग है, इसको देख लेना, अच्छे से देख लीजिए क्या है। हम क्या लिखेंगे कि एनी हाउ, इसका मतलब होता है एनी हाउ, किसी भी तरह से, ठीक है। तो ही वांट्स टू अर्न, वह चाहता है, अर्निंग क्या करना, कमाना चाहता है, मनी पैसा कमाना चाहता, धन कमाना चाहता, पैसा कमाना चाहता, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से, एनी हाउ, किसी भी तरह से, ये आपका क्या हो गया, इडियम्स हो गया, ठीक है, ये आपका मुहावरा हो गया। तो इसी प्रकार अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन नहीं कर सकते तो बिल्कुल जैसे मैं लिखूं उसी प्रकार तो लिख ही सकते हैं। कम से कम 3 नंबर के लिए आप लोग इतना तो मेहनत कर ही सकते हो कि ब्लैक से लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ही वांट टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रूक, वह क्या करना चाहता है, वह धन कमाना चाहता, वह पैसा कमाना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से, एनी हाउ, किसी भी तरह से वह पैसा कमाना चाहता, अर्निंग करना चाहता है। नेक्स्ट मीनिंग, अ रेड लेटर डे, बहुत अच्छी मीनिंग है। अ रेड लेटर डे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। अब महत्वपूर्ण दिन क्या है भाई, देख लीजिए, अ रेड लेटर डे, इसका मतलब क्या है, एन इम्पॉर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण डे के बारे में बात बताई गई है, ठीक है। तो देख लीजिए 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो 15 अगस्त 1947 क्या है, अ रेड लेटर डे है, एक महत्वपूर्ण दिन है, इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। हमारे देश के इतिहास में जो 15 अगस्त 1947 है वो क्या है, अ रेड लेटर डे के समान है, अर्थात एक इम्पोर्टेंट डे है। वो कहाँ है, हिस्ट्री में है, ठीक है, हमारे देश के हिस्ट्री में है, इतिहास में है। 15 अगस्त 1947 इज अ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। 15 अगस्त 1947 एक महत्वपूर्ण दिन है इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए आप। नेक्स्ट अगली क्या है, अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत अच्छी मीनिंग है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अ बेड ऑफ रोजेस, बहुत अच्छा बिस्तर है, क्या लगा हुआ है, अ बेड ऑफ रोजेस किसका, फूलों की सेज है कि नहीं। जब फूलों की सेज होगी तो इसका मतलब बहुत ज्यादा आरामदायक है कि नहीं। फूलों का बिस्तर, फूलों की सेज, अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। देख लीजिए अ बेड ऑफ रोजेस क्या लिखेंगे, इसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे। अगर इसको ऐसे बराबर करके लिखना चाहो ऐसे लिखो, कोष्टक में लिखना चाहो कोष्टक में लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है। अगर इस तरह भी नहीं लिख सकते तो ऐसे लाइन बाई लाइन ऐसे लाइन खींच लेना, उसी में ऐसे लिखते चले जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से जैसे मैं लिखूँ ये बेटर है, बिल्कुल इसी प्रकार लिखना ही है आपको, ठीक है। तो अ बेड ऑफ रोजेस क्या लिखोगे, कंफर्टेबल वर्क है, ये बहुत आसान बहुत आरामदायक का काम है भाई। ये फूलों की सेज है ना, क्या है, फूलों की सेज है, बेड ऑफ रोजेस फूलों की सेज है, क्या लिखेंगे, कंफर्टेबल वर्क। तो इसके बारे में आइए सेंटेंस यूज करिए। आवर लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, हमारा जीवन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये क्या है, फूलों की सेज नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है। हमारा जीवन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना मांगता है। हमारा जीवन जो है, लाइफ जो है वो अ बेड ऑफ रोजेस के समान नहीं है, फूलों का बिस्तर नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड यानी कि क्या लिखो, अ बून ऑफ कॉन्टेंशन, या लिख सकते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने क्या होता है, झगड़े, ठीक है। तो लिख सकते हैं अ बून ऑफ कॉन्टेंशन कॉज ऑफ डिस्प्यूट, चाहे अ बून ऑफ कॉन्टेंशन लिखो चाहे कॉज ऑफ डिस्प्यूट लिखो, यानी कि झगड़े की जड़ होती है। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, अ बून ऑफ कॉन्टेंशन यानी कि झगड़े की जड़, ठीक है, या कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े का कारण, ठीक है, बोल सकते, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखिए, झगड़े के जड़ में क्या होता है उसके बारे में हम कैसा प्रयोग करेंगे, कैसा सेंटेंस लाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट बैठे, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ माय फादर इज अ बून ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन माय टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ माय फादर, मेरे पिता की जो प्रॉपर्टी है, इज अ बून ऑफ कॉन्टेंशन, वो झगड़े की जड़ है, बिटवीन माय टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाइयों के बीच में, ठीक है, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा अर्थ है इसका कि द प्रॉपर्टी ऑफ माय फादर, मेरे पिता की प्रॉपर्टी इज अ बून ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन माय टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाइयों के बीच क्या है, अ बून ऑफ कॉन्टेंशन या कॉज ऑफ डिस्प्यूट के समान है, अर्थात एक झगड़े की जड़ बन चुकी है या जड़ कह सकते हैं, ठीक है। अ फेयर वेदर, नेक्स्ट मीनिंग देखिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर, फेयर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया सुंदर या अच्छा कह सकते हैं, है कि नहीं। वेदर मीन्स मौसम, है कि नहीं, मौसम, वेदर मीन्स मौसम होता है, फ्रेंड मीन्स साथी। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, इसे हम क्या कह सकते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, अर्थात अच्छे समय का साथी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे समय पर साथ देते हैं, है कि नहीं, और बुरे समय आते ही वो जो है हट जाते हैं, है कि नहीं, पहचानते ही नहीं, ऐसे चले जाएंगे जैसा लग रहा है तुम्हें पहचानते ही नहीं। तो इसी प्रकार से हम देखिए कि अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, अच्छे समय का साथी। तो देख लीजिए क्या लिखो, वी शुड नॉट लाइक अ फेयर वेदर फ्रेंड, आप लोग पहचान लीजिए कि वो अच्छे समय का साथी, बिल्कुल उसे नहीं लाइक करिए, ठीक है, नॉट लाइक। तो वी शुड नॉट लाइक, हमें पसंद नहीं करना चाहिए, अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक अच्छे समय के साथी को, गुड टाइम, है कि नहीं, फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, अच्छे समय के साथी को हमें बिल्कुल नहीं बल्कि नेवर, कभी नहीं लाइक करना चाहिए, कभी उससे प्रेम मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तो वी शुड नॉट लाइक अ फेयर वेदर फ्रेंड, हमें पसंद, हमें लाइक नहीं करना चाहिए अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे समय के साथी को। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए आपकी क्या है, बहुत अच्छी मीनिंग है, लास्ट में बची हुई, इसको देख लीजिए, बहुत अच्छी मीनिंग, इसको बहुत अच्छे से आप लोग सब जितना मैं बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि इससे बाहर का कहीं का नहीं आएगा, ठीक है। तो अ गुड डील ऑफ, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, इसका हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे अर्थ, लार्ज अमाउंट, बड़ी पूंजी, अमाउंट मीन्स क्या, लार्ज मीन्स बड़ा, विशाल, बिग, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट, अ गुड डील ऑफ लार्ज अमाउंट, बड़ी पूंजी। अब बड़ी पूंजी के बारे में हम कैसा अर्थ बनाएं कि हमारा बड़ी पूंजी के बिल्कुल वाक्य सेंटेंस, हमारा जो वाक्य प्रयोग है बिल्कुल इसी प्रकार आए। तो हम क्या लिखेंगे, माय फादर हैज सेव्ड, मेरे पिताजी ने बचा के रखा हुआ था, अ गुड डील ऑफ, क्या, बड़ी पूंजी,
फॉर द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की शादी के लिए। मेरे जो पिताजी हैं वो अ गुड डील ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट, बड़ी पूंजी बचा के सेव किए थे, बचा के रखे थे द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन की शादी के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, माई फादर हैज सेव्ड अ गुड डील ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। सेम आपको इसी प्रकार लिखना भी है जैसे कि मैंने लिखा, इसी प्रकार आप अर्थ सेम उसी प्रकार अर्थ निकले कि हमारा इससे क्या मैच कर रहा है तो बिल्कुल लिखिए। जैसे कि मैंने लिखा, जरूरी नहीं कि जैसे कि जो मैं लिखी हूँ सेम उसी को याद करके आप लोग उसी को उसी प्रकार लिखो। ठीक है, वो आप इसको समझ लीजिए कि यही ट्रिक क्या है कि मैम जी ने क्या बताई, हमें कैसे ट्रिक बताई है, कितनी अच्छी जोरदार तरीके से मैं कितना बता रही हूँ कि आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो उसके लिए आप लोग भी मेहनत करिए थोड़ा सा, है कि नहीं। तो क्या लिखोगे कि माई फादर हैज सेव्ड अ गुड डीड ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, मेरे पिताजी ने मेरी बहन की शादी के लिए क्या किए थे, एक बहुत बड़ी मनी यानी कि पूंजी बचा के रखे हुए थे, सेव किए थे। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए, अ हरकुलियन टास्क, डॉरिंग डीड लिख सकते हैं, डीड मीन्स कार्य होता है जिसे हम टास्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हरकुलियन टास्क क्या कह सकते हैं, डारिंग डीड यानी कि बहादुरी का कार्य, डारिंग डीड बहादुरी का कार्य। देखिए इसके बारे में हम इसका सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, टू क्लेम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क यानी कि ये क्या है, टू क्लेम द क्लाइम भी बोल सकते हैं, क्लिम भी बोल सकते हैं, टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की टॉप मीन्स चोटी पे चढ़ना, इज अ हरकुलियन टास्क क्या है, एक डारिंग डीड के समान है, अर्थात बहादुरी का कार्य है। माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी ऊंची है, उसकी चोटी है कि नहीं, कितना लंबा चौड़ा, कितने वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो उसके बारे में इसमें ये कहा गया है कि मतलब वो डारिंग डीड के समान है, यानी कि टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क, टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट की टॉप पे क्लाइम करना, क्लिम अर्थात चढ़ना, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना, इज अ हरकुलियन टास्क क्या होता है, एक डारिंग डीड अर्थात एक बहादुरी का कार्य होता है। तो क्या ये आपका क्या हो गया, एडियम्स हो गया। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल जैसे मैं बताई हूँ सेम इसी प्रकार आपको भी पढ़ना है, जैसे कि मैंने लिखा है, आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि जो मैं बताई हूँ वीडियो में इसमें डाली हूँ, जो बता रही हूँ अभी, ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको पढ़ने में। जैसे कि मैं लिखी हूँ इसी प्रकार आपको सेम लिखना है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अर्थ जरूरी नहीं कि जो मैं लिखी हूँ यही सेम लिखो, वहाँ पर जो आपको समझ में आए उसके बारे में उससे रिलेटेड लिखो, उसी से संबंधित रहे अर्थ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये वीडियो आपकी ये भी समाप्त हो चुकी है। तो प्लीज़ मैं ये बात कहना चाहूँगी आपसे कि जो है, यदि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ स्टडी फ्लाइट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में अपने शेयर करो, उनसे बताओ इस चैनल पे बहुत अच्छी स्टडी करवाई जाती है, बहुत अच्छी टीचिंग करवाई जाती है। तो मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करते हो, बताते हो, और इसीलिए मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप लोग कमेंट जरूर किया करो, नीचे कमेंट जरूर करो ताकि मैं कमेंट में पढूं और मुझे अच्छा लगे कि आप लोग क्या मांगते हो, आपकी क्या डिमांड है, उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो इसको भी आप जो मैं बताई हूँ बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस में लेके आई हूँ, इडियम एंड फ्रेजेस बहुत अच्छे हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो वीडियो आपकी समाप्त हो गई है, तब तक इसको देखते रहिए आप लोग और कमेंट करते रहो, बेल आइकन को प्रेस करते रहो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए आपके पास, जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी समाप्त हो चुकी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तब तक के लिए मैं धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।